वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे कि हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनका क्या मीनिंग है एंड हमारी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तौर पर क्या क्या स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, वहां पर हम लोग इन चीजों की बात कर रहे थे। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते मैंने वहां पर मेरी कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बनाना सीखा एंड साथ ही उसके इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाना सीख लिया था, हर एक चीज को डिटेल में समझ लिया था। उसके बाद जब मैं वहां पर वीडियो में आगे बढ़ी थी तो मैंने आपको क्या समझाया था कि आपकी एक टर्म होती है दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करते हो, उनको एग्जामिन करते हो कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितनी सॉल्वेंसी, इन चीजों के लिए आप करते हो उसको एनालाइज। आज इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 2 के अंदर मैं आपको वो जो एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया था उसको एनालाइज करने के टूल्स की बात बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हो, कितने टाइप्स के आप लोगों के पास टूल्स हैं एंड साथ ही उनमें से हमारे जो 2 टूल्स हैं उनकी आज हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे किस किस टूल से मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकती हूँ। देन उन सभी टूल्स में से 2 टूल्स को आज मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज योर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लाइक यहाँ पर बैलेंस शीट की भी बात करने वाले हैं एंड उसकी इनकम स्टेटमेंट की भी बात करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको एनालाइज करने के क्या क्या टूल्स एंड क्या क्या टेक्निक्स है। यहाँ पर बोला कि ये जो टूल्स होते हैं, ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये आप लोगों के मेथड्स है जिसका आप लोग यूज करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हो, एनालाइज करते हो एंड इवेल्युएट करते हो, जिससे आपको आपकी जो कंपनी है उसकी पोजीशन, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी समझ में आ रही होती है। मीनिंग समझ आया अच्छे से। अब बात करेंगे यहाँ पर कि मेरे पास कौन कौन से टूल्स हैं जिनका यूज करके मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 6 टूल्स गिवन है। ध्यान से एक टूल को समझना। पहला टूल है मेरा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड टूल है मेरा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये दोनों टूल्स को कवर कर लेंगे, इजी एंड सिंपल है। ट्रस्ट मी, ये जो आपके दोनों टूल मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, सिर्फ इसमें जो खेल है वो आपके कैलकुलेटर का है। इवन आपके माइंड का भी इसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ डिफिकल्ट करना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। जस्ट आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करते जाना है, परसेंटेज निकालनी है बार बार, बात क्लियर है, डिफरेंसेस निकालने हैं बार बार, यही काम है आपका इन 2 टूल्स के अंदर। इसके अलावा आपको कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसी ट्रिक्स नहीं लगानी पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा माइंड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के टूल्स को भी एक बार देख लेते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग किन किन टूल्स की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टूल है दैट इज ट्रेंड एनालिसिस, देन हमारे पास है रेशियो एनालिसिस, उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सभी अलग अलग आप लोगों के पास टूल्स है जिन टूल्स का यूज करके आप लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं एंड उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बोला, 2 टूल आज कवर करेंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिन लोगों के पास क्लास 12 के अंदर अकाउंट थी, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, उन लोगों को आइडिया है कि ये चैप्टर क्या है, इसके अंदर क्या करना होता है, कितना इजी एंड कितना सिंपल सा आप लोगों का चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये आपको मार्क्स गेन कराने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, वो स्टूडेंट तब भी ये काम कर सकता है। बात क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग समझते हैं हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं? ये हमारे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर हम लोग 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। क्या बोल रही हूं मैं? आपके जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एक ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहां पर आप लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सालों की रिकॉर्डिंग करते हैं। 2 या 2 से ज्यादा सालों का फाइनेंशियल डाटा मेंटेन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं साइड बाय साइड, ताकि आप लोग कंपेयर कर सको कि फिगर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, परसेंटेजेस में क्या क्या चेंज है एंड उनके अमाउंट्स में क्या क्या चेंज है। आई होप मीनिंग अच्छे से समझ आया है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहां पर आप 2 या 2 से ज्यादा सालों का डाटा यानी कि फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड करते हो। क्यों? ताकि मैं उसको इजीली कंपेयर कर पाऊं कि अमाउंट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, परसेंटेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर उनकी फिगर्स में क्या चेंजेस
एक्सपेंसेस आ रहे हैं। सिंपल टर्म्स में समझते हैं, ये हम लोगों को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को एक साल को दूसरे साल के साथ। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बोला 2 या 2 से ज्यादा साल होते हैं, तो वहां पर जितने भी साल आपके हैं प्रेजेंट, उन ईयर्स को आपस में क्या करता है, ये कंपेयर करता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं ये जो हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इसके पीछे का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम लोग जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जब हम कंपैरेटिव तरीके से बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैं वहां पे देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरी एसेट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं या कम हो रही है, मेरी इनकम या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। इससे मैं मेरी ट्रेंड एनालिसिस कर पाती हूँ एंड डिसीजन ले पाती हूँ। अब एक मेरे पास पेपर है जहां पर मेरे पास 2 सालों की इंफॉर्मेशन है, चाहे मेरी एसेट्स है चाहे मेरी लायबिलिटीज है, कुछ भी है। मेरे पास अगर 2 सालों की फिगर्स हैं तो क्या मैं उनको देखकर बता सकती हूँ भाई पहले साल मेरे पास 10,000 की एसेट थी, सेकेंड ईयर में मुझे ये 12,000 की एसेट दिख रही है। तो क्या मेरे माइंड में क्वेश्चन रेज नहीं होगा, क्या ये मैं इजिली एनालाइज या इवैल्यूएट नहीं कर पाई कि इस साल मेरी 2,000 की एसेट इंक्रीज हो गई? कैसे? क्योंकि मैंने वहां पर बनाए थे मेरे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप चीजें समझ आ रही है, इजी लग रही है, सिंपल लग रही है, डिफिकल्ट तो 110% कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको ऊपर से समझना है, कंपैरेटिव से समझ आ रहा है, वहां पे आपको 2 या 2 से ज्यादा सालों की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, 2 से ज्यादा ईयर्स की आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उनको कंपेयर करना है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने से क्या क्या फायदा होता है? तो पहला फायदा तो यही है कि मैं वहां पर इजीली कंपैरिजन कर पाती हूँ। दूसरी चीज क्या कि मैं पता लगा पाती हूँ कि पिछले साल ये चीज मेरे पास इतनी थी, इस साल इंक्रीज हो गई है या फिर इस साल डिक्रीज हो गई है, तो मैं यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज इजीली पता लगा पाती हूँ। नेक्स्ट है यहां पर मैं ट्रेंड एनालिसिस कर पाती हूँ, मुझे पता चलता है कि यहां पे मेरी बिजनेस परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। बात क्लियर हो रही है? अब मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से डिसीजन भी ले पाती हूँ। मुझे दिखता है कि पिछले साल मुझे जस्ट इतना ही प्रॉफिट हुआ था, इस साल मेरा प्रॉफिट इतना % इंक्रीज हो गया, क्यों ना मैं इस ईयर इन्वेस्टमेंट कर लो। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेरे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से मैं क्या कर पा रही हूँ, डिसीजंस ले पा रही हूँ। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट है यहां पर आप आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाते हैं। क्या चेक कर पाते हैं? कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में है आपका बिजनेस, कितनी उसके अंदर लिक्विडिटी है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, इजीली आप लोग यहां पर क्या कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहां पर ये आपके लिए बहुत सिंपल है, इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। वो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये बहुत इजी एंड बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट कैलकुलेटर उठाना है एंड उस पर कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। बात क्लियर हो रही है? अब द थिंग इज हम लोग बात कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या बनाते हैं। जो मेरे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर क्या क्या बनाएंगे, हम 2 चीजें बनाने वाले हैं, एक बैलेंस शीट एंड नेक्स्ट यहां पर हम लोग बनाने वाले हैं हमारा इनकम स्टेटमेंट। बात क्लियर हो रही है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मेरी कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बनती है एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बनते हैं। दोनों ही चीजें मैं आपको बना के सिखाने वाली हूँ, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ एंड आप लोग खुद से एग्री करेंगे कि हाँ इसमें हमारा कोई खास काम नहीं है, जस्ट और जस्ट हमारे कैलकुलेटर का काम है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट पता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसका फॉर्मेट सिखा करके आई हूँ, याद है? हम लोग इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहां से स्टार्ट करते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, उसमें अदर इनकम ऐड करते थे, ये मेरा फॉर्मेट होता था। तो इसी तरीके से मैं यहां पर क्या प्रिपेयर करूंगी, मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट क्योंकि यहां पर टर्म कंपैरेटिव है तो आपको वहां पर डेटा कितने सालों का गिवन होगा, या तो 2 या फिर 2 से ज्यादा। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज यहां पर क्या है, इनकम स्टेटमेंट से मैं क्या पता लगाती हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाकर क्या करते हैं, तो आप लोग बता पाएंगे कि हम लोग यहाँ पर हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर लॉस को कंपेयर करते हैं, इस साल को अगले साल से या इस साल को प्रीवियस ईयर से। बात क्लियर है? अब द थिंग इज ये जो मुझे बनाना होता है मेरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट ये किस तरीके से बनता है। टोटल आप लोगों को 5 कॉलम्स रेडी करने हैं। कितने कॉलम्स होने चाहिए आपके पास? 5 कॉलम। पहला कॉलम आपका होता है जहां पर आप इनकम या फिर एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, दैट मींस दैट विल बी योर पर्टिकुलर्स वाला कॉलम। क्या होगा आप लोगों का? पर्टिकुलर्स वाला कॉलम। बात क्लियर है? उसके बाद आपको 2 ईयर के कॉलम प्रिपेयर करने, एक प्रीवियस ईयर एंड एक करंट ईयर। कौन कौन से? एक प्रीवियस ईयर एंड एक करंट ईयर। फिगर्स आपको क्वेश्चन खुद प्रोवाइड करेगा कि ये सभी फिगर्स आपकी प्रीवियस ईयर की है एंड ये सभी फिगर्स आपकी करंट ईयर की है। क्वेश्चन आपको खुद से प्रोवाइड करने वाला है। बात क्लियर है? 5 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का हो गया, फिर आपका एक प्रीवियस ईयर का हुआ है, देन करंट ईयर का हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट 4th कॉलम होगा आपका एब्सोल्यूट चेंज का। किसका होगा? आपका एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज क्या निकालना कुछ डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में डिडक्ट करना है, आपका एब्सोल्यूट चेंज निकल करके आ जाएगा। एंड लास्ट कॉलम आपका होगा रिलेटिव चेंज इन परसेंटेज। यहां पर आपको चेंज इन परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालना है? हर एक चीज मैं आपको नोट डाउन कराने वाली हूं, इजीली समझाने वाली हूं। तो आइडिया लग चुका है कि आपको किस तरीके से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। आगे बढ़ेंगे। यहां पर अभी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे एंड समझेंगे कि क्वेश्चन ने मुझे क्या प्रोवाइड किया है एंड ये मुझसे किस चीज की रिक्वायरमेंट कर रहा है। क्वेश्चन ने आपको कहा प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। 2 चीजें नोटिस करनी है, कंपैरेटिव है या कॉमन साइज है। तो पहली चीज तो आइडेंटिफाई होगा कि कंपैरेटिव है। सेकंड चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है या बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन ने क्या कहा? आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चल ही गया है कि क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट की है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या नोट डाउन करने वाली हूँ? कंपैरेटिव। क्या नोट डाउन करेंगे यहाँ पर? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? मैं अभी आपको 5 स्टेप्स में आपका जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है वो बनाना अभी बता करके आई हूं, जहां पर मैंने आपको बताया था ये जो आपका फॉर्मेट है टोटल कितने कॉलम्स में डिवाइड होगा? 5 कॉलम्स में डिवाइड होने वाला है। पहला कॉलम कौन सा था आपका? पहला कॉलम था पर्टिकुलर्स का, तो मैं यहां पर नोट डाउन कर रही हूं पर्टिकुलर्स। क्या नोट डाउन कर रही हूं? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आपका प्रीवियस ईयर आएगा, देन आपका करंट ईयर आएगा। तो सबसे पहले मैं ईयर देख लेती हूँ। यहाँ पर 2 ईयर हैं 2013 एंड 14। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर को नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर लिख रही हूँ 2013 एंड यहाँ पर लिख रही हूँ 2014। बात क्लियर हो रही है? 5 कॉलम्स फिल हो रहे हैं। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, देन प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर। नेक्स्ट कॉलम किस चीज का रहने वाला है? नेक्स्ट कॉलम विल बी माय एब्सोल्यूट चेंज। नेक्स्ट कॉलम किस चीज का रहने वाला है? आपके एब्सोल्यूट चेंज का रहने वाला है। उसके बाद लास्ट कॉलम किसका रहेगा? परसेंटेज चेंज का। लास्ट कॉलम किसका रहने वाला है? आपका परसेंटेज चेंज का। इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। यहां पर आप लोग कई जगह क्या देखने के लिए मिलेगा? आपका लिखा होगा परसेंटेज इंक्रीज स्लैश परसेंटेज डिक्रीज, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं? परसेंटेज चेंज। कि हमें यहां पर पता चलेगा कि परसेंटेज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, यानी कि परसेंट में क्या चेंज है। बात क्लियर है? अब यहां पर फॉर्मेट मेरा रेडी हो चुका है। क्वेश्चन ने कहा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो मुझे पता है कितने कॉलम्स डिवाइड करने हैं? टोटल 5। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स हो गया, देन प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है? मेरे फॉर्मेट को करना है फिल। अब जितना कि मैं याद कर पा रही हूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कहां से स्टार्ट होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट होता है। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होती है? आपकी सेल्स। क्या होती है आपकी? सेल्स। तो क्या क्वेश्चन ने आपको कहीं पर सेल्स गिवन की है? यस और नो? यस। मैं क्या करूंगी? इसको एज इट इज लिख दूंगी, क्योंकि ध्यान से समझना यहां पर आपको क्या गिवन है? ग्रोस सेल्स, उसमें से रिटर्न्स, फिर नेट सेल्स आ गई, फिर यहां से कॉस्ट को माइनस किया, आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया, एंड एट लास्ट आपने क्या किया? अपने सभी खर्चे माइनस कर दिए, यानी कि ये टोटल आपका इनकम वाला पोर्शन हो गया। एंड अपनी इस इनकम में से आपने इस एक्सपेंस को कर दिया माइनस। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको?
आपका नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। यस और नो? यानी कि ये जितनी चीजें इन्होंने सीक्वेंस में कर रखी, इनका सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, जो काम इन्होंने कर रखा है वो ही काम मैं यहां पर कर दूंगी। सबसे पहले इन्होंने लिखी हुई है ग्रॉस सेल्स। क्या लिखी हुई है? ग्रॉस सेल्स। इसमें से इन्होंने की है रिटर्न्स को माइनस। क्या किया इन्होंने? रिटर्न्स को किया है माइनस। सबसे पहले मैं इनकी फिगर्स को उठाकर आती हूँ। फिगर्स क्या है इनकी? 150 एंड 180। सबसे पहले मैं इसको नोट डाउन करती हूँ, दैट इज 1,50,000 एंड 1,80,000। हो गया यहाँ पर नोट डाउन, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न्स की फिगर क्या गिवन है? 3,000 एंड 6,000। यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं 3,000 एंड 6,000। ये डिडक्ट करने के बाद आप लोगों की क्या अमाउंट आएगी? दैट विल बी 1,47,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों की अमाउंट आएगी 1,74,000। चेक करेंगे क्या यहाँ पर यही अमाउंट गिवन है? यस और नो? यस। अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ नेट सेल्स माइनस COGS। क्या है? ये जो मेरी फिगर्स आई हैं ये आई हैं नेट सेल्स की। किसकी आई है? नेट सेल्स की। इसमें से मैं क्या लेस करने वाली हूँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लेस करने वाली हूँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चेक करते हैं इसकी क्या अमाउंट है। क्या आपको समझ आ रहा है मैं अभी तक क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं, एज इट इज। हम लोग चीटिंग करते थे ना एग्जाम के अंदर, मैं यहाँ पर जस्ट आपको चीटिंग ही करना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी चीजों में से, अपने इक्वेशन में से, अपने फॉर्मेट के अंदर चीजों को उठाना है, पिक करना है एंड वहां पर एज इट इज लिखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर क्या है? 87,000 एंड 1,04,000। 87,000 एंड 1,04,000। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या गिवन है। अब आपको इसको करना है माइनस एंड आपकी अमाउंट आएगी 60,000 एंड 70,000। कितनी अमाउंट आएगी आप लोगों की? 60,000 एंड 70,000। यहां पर कर चुके हैं हम लोग नोट डाउन। अब ये जो 60 एंड 70,000 आए हैं ये इन्होंने किस चीज के दिए? हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के। वहां पर मैं लिख देती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख रही हूं मैं वहां पर? ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, क्योंकि मैं मेरे इसको इक्वेशन को कॉपी कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? कॉपी कर रही हूँ। यहां पर लिख दिया मैंने ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से ये क्या कर रहे हैं? अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं। एक्सपेंसेस है आपके 25,000 एंड 30,000 के। क्या है? 25,000 एंड 30,000 के आप लोगों के एक्सपेंसेस है। माइनस करके हम लोग अपनी फाइनल अमाउंट यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। फाइनल अमाउंट क्या है चेक करते हैं। फाइनल अमाउंट इज 35,000 एंड 40,000। क्या है? 35,000 एंड 40,000। ये है आप लोगों का नेट प्रॉफिट। क्या है आप लोगों का? दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट। अब मैं यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूं, ध्यान से उन चीजों को सुनना। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? देखो ध्यान से समझो मेरी बात को। यहां पर क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या सिखा रखी है कि आपका जो ये इनकम स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट होता है ये कहां से स्टार्ट होता है? आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कहां से स्टार्ट होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। होता है कि नहीं? यस और नो? यस। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन के अंदर गई मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहीं नहीं दिखा था आप लोगों को? नहीं। तो मैंने देखा इन्होंने दी है मुझे ग्रॉस सेल्स, और मैम ने बताया था ये जो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ये सेल्स ही तो है, जस्ट यहां पर टर्म्स अलग यूज हो रही हैं। चलो मेरी एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो ग्रॉस सेल्स है कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इसको लिख दूंगी। अब द थिंग इज वहां पर और भी चीजें होती थी, लाइक अदर इनकम्स ऐड करते थे। ऐड करने के बाद आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता था, देन यानी कि टोटल इनकम आती थी आप लोगों की, देन उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देते। अब मैं इसको समझना चाह रही हूँ क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया। क्वेश्चन ने मुझे यहां तक टोटल सेल्स का ही पोर्शन दिया है, उसमें से इन्होंने क्या किया? अपनी चीजों को खर्चों को माइनस खुद ही करके दिखा दिया कि पहले इन्होंने कॉस्ट माइनस की, देन इन्होंने अदर एक्सपेंसेस। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई भी चीज ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बिना दिमाग लगाए क्या किया, इसको एज इट इज यहां पर पोस्ट कर दिया। मेरा काम कहां शुरू होता है अब? बल्कि मेरा नहीं, मेरे कैलकुलेटर का। बात क्लियर हो रही है? यहां तक तो मैंने क्या की है, सिर्फ और सिर्फ चीटिंग, पीछे से चीजों को उठाकर यहां पर चिपका दिया, यहां पर पोस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट काम है मुझे एब्सोल्यूट चेंज को कैलकुलेट करना है। अब एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? बहुत इजी आप लोगों का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। किस तरीके से आप लोग एब्सोल्यूट चेंज को कैलकुलेट करेंगे? जस्ट आपको करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को करना है माइनस। बात क्लियर है? अब यहां पर मुझे बताओ आपका करंट ईयर कौन सा है? 180।
ये कौन सा है करंट ईयर आपका 2014, प्रीवियस ईयर है 2013। जस्ट आपको माइनस करते चलना है, 1,80,000 में से 1,50,000 को माइनस करो, दैट विल बी 30,000। आप लोग स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते टाइम जब भी एब्सोल्यूट चेंज आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है, आपका फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। देखो अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो क्या ये आपका इजी क्वेश्चन नहीं है? बहुत इजी है। स्टार्ट करो, 6,000 माइनस 3,000 विल बी 3,000। यहां पर कैलकुलेट करो, दैट विल बी 27,000। नेक्स्ट कैलकुलेट करो, यहां पर क्या अमाउंट है? ये 1,04,000 माइनस 87,000 विल बी 17,000। कितनी आई अमाउंट यहाँ पर? 17,000। आगे बढ़ो, अब यहाँ पर 70,000 माइनस 60,000 विल बी 10,000। नेक्स्ट कैलकुलेट करो, 30,000 माइनस 25,000 विल बी 5,000। नेक्स्ट कैलकुलेट करो, 40 माइनस 35 विल बी 5,000। बात क्लियर है या फिर नहीं? क्या यहां तक कुछ भी डिफिकल्ट था? योर आंसर शुड बी नो, क्योंकि कुछ नहीं करना, जस्ट करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को करना है माइनस। बात क्लियर है? अब लास्ट चीज जो मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है, दैट इज परसेंटेज चेंज। क्या कैलकुलेट करना है? मेरी परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपके एब्सोल्यूट चेंज में से क्या करना होता है? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। क्या करना होता है? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। फॉर्मेट एज इट इज कॉपी हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेट किया एब्सोल्यूट चेंज। कैसे कैलकुलेट किया? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करनी है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे चेंज की, एब्सोल्यूट चेंज की हेल्प लेनी पड़ेगी? यस। तो मैंने क्या फॉर्मूला बनाया अपना? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड कर दो प्रीवियस ईयर को, जो आपका पुराना साल है उसे खत्म करते चलो, पुराने साल को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेटर उठा लो, जस्ट आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 30,000 डिवाइड 150,000 मल्टीप्लाई 100, 3,000 डिवाइड 3,000 मल्टीप्लाई 100, 27,000 डिवाइड 147,000 मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से आपको सिर्फ आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, परसेंटेज को कैलकुलेट करो, एंड यहाँ पर जो मैं परसेंटेज नोट डाउन कर रही हूँ उसके साथ आपकी परसेंटेज को क्रॉस चेक करो। क्या परसेंटेज आएगी आप लोगों की? यहाँ पर फर्स्ट है आपकी 20%, देन 100%, देन नेक्स्ट विल बी 18.36%, देन आप लोगों की कितनी है? 19.53%, नेक्स्ट विल बी 16.47%, नेक्स्ट विल बी 20%, एंड द लास्ट विल बी 14.28%. That's it. This is your solution of the question number 1, जहां पर आप लोगों ने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया। आई डोंट थिंक यहां पर आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है। हम लोगों ने एज इट इज पीछे से कॉपी किया, देन एब्सोल्यूट चेंज को कैलकुलेट किया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके, देन परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट किया। कैसे? जो मेरा ये एब्सोल्यूट चेंज आया है इसको न्यूमरेटर में रखो, डिवाइड कर दो अपने प्रीवियस ईयर को, देन मल्टीप्लाई कर दो 100 से। दैट्स इट। आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों की परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का? यस और नो? यस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप लोगों को एक नए टाइप का क्वेश्चन दिखने वाला है, जहां पर आपको अगेन क्या प्रिपेयर करना है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या लिखूंगी? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। जो चीज प्रिपेयर करनी है सबसे पहला काम ये खत्म कर लो कि अपनी नेम शीट लगा लो। उसके बाद फर्स्ट कॉलम मेरा क्या रहने वाला है? पर्टिकुलर्स का। किसका रहने वाला है? पर्टिकुलर्स का। देन मेरा होगा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यहाँ पर कौन सा है? 2013। करंट ईयर कौन सा है आपका? 2014। देन क्या कैलकुलेट करना है? एब्सोल्यूट चेंज। क्या कैलकुलेट करना है? एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज चेंज। दैट्स इट। यहां पर मैंने मेरा फॉर्मेट किया है रेडी। अब मैं यहां पर आकर क्वेश्चन में दिमाग लगाना स्टार्ट करूंगी। बात क्लियर है? अब मुझे अगेन याद आता है कि इनकम स्टेटमेंट मेरा कहां से स्टार्ट होता था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कहां से स्टार्ट होता था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। एंड मैम ने बताया था ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कुछ नहीं बल्कि सेल्स होती है। तो क्या आपको सेल्स नजर आ रही है? यस और नो? यस। तो मैं सबसे पहले जाकर के सेल्स लिखूंगी 2 लाख एंड 4 लाख की। कितने की? 2 लाख एंड 4 लाख रुपीस की। क्या लिखना है? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सेल्स एंड अमाउंट, यहां पर नोट डाउन करेंगे 2 लाख एंड नेक्स्ट है हमारी
4 लाख। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजों को करेंगे यहां से पिक। नेक्स्ट मुझे यहां पर क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि ये मेरी क्या है, कॉस्ट है, एंड कॉस्ट को मुझे क्या करना होता है, मेरी इनकम में से माइनस करना होता है। क्या करना होता है, मेरी इनकम में से माइनस करना होता है, इसीलिए मैं मेरी सेल्स में से इसको करूंगी माइनस। यहां पर लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लिखेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतनी बात समझ आ रही है या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, 60% ऑफ सेल्स एंड 70% ऑफ सेल्स। क्या करना है, 2 लाख का 60% कैलकुलेट कर लो एंड 4 लाख का 70% कैलकुलेट कर लो। अमाउंट कितनी कितनी आ जाएगी आपकी, 1,20,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,20,000 एंड 2,80,000 रुपीज। इतनी बात समझ आई या फिर नहीं? अब मुझे यहीं से बताते चलो, जब भी मैं मेरे सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करती हूँ तो यहां पर मेरा क्या कैलकुलेट हो जाता है, यहां पर आता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। जब भी मैं सेल्स में से COGS को माइनस करती हूँ, क्या निकल करके आता है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या अब यहां पर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, यहां पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 80,000 का, एंड यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों का कितना है, 1,20,000 का। कितने का है, 1,20,000 का। अब क्या मैं यहाँ साथ साथ एब्सोल्यूट चेंज निकाल सकती हूँ, यस और नो? यस। कैसे, मुझे क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को करना है माइनस। क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। माइनस करते चलो, यहाँ पर अमाउंट आएगी आपकी 2 लाख रुपीज। 4 लाख माइनस 2 लाख विल बी 2 लाख। 280 माइनस 120 विल बी 160। कितना आएगा, 160। 120 माइनस 80 विल बी 40। कितना आएगा यहाँ पर, 40,000। यहाँ पर मैं मेरे एब्सोल्यूट चेंज को भी कैलकुलेट कर चुकी हूँ। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पूछूं कि क्या आप लोग परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। कैसे कर सकते हैं, एब्सोल्यूट चेंज क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करना एंड अपने आंसर्स को नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्या आएगा आप लोगों का, दैट विल बी 100%। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज भी आपका 2 लाख रुपीज है, प्रीवियस ईयर भी 2 लाख रुपीज है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, दैट विल बी 100%। नेक्स्ट विल बी 133.33% एंड नेक्स्ट विल बी 50%। नेक्स्ट क्या है, 50%। बात क्लियर है? यहां तक मेरा काम कंप्लीट होता है, मैं आगे बढ़ गई हूँ क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप लोगों को क्या गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितनी है, वो 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है। अब यहाँ पर आपके दोनों का जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर माइनस। क्या करती हूँ, माइनस करती हूँ, मैं लिख रही हूँ लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिख रही हूँ, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 80,000 का 10% विल बी 8,000। 1,20,000 का 10% विल बी 12,000। अब क्या मैं एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट कर सकती हूँ, यस। 12,000 माइनस 8,000 विल बी 4,000। अब क्या मैं यहाँ पर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकती हूँ, यस, दैट विल बी 50%। दैट विल बी 50%। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है इनका डिफरेंस। 80,000 में से 8,000 को डिडक्ट करोगे, दैट विल बी 72,000। दैट विल बी 72,000। 1,20,000 माइनस 12,000 विल बी 1,08,000 रुपीज। नेक्स्ट आपका 40,000 माइनस 4,000 विल बी 36,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे इसकी परसेंटेज को। 36,000 डिवाइड करेंगे 72,000 से, परसेंटेज विल बी 50%। परसेंटेज क्या आएगी आप लोगों की, 50%। अब यहाँ पर ये जो आपकी नेट अमाउंट आई है, ये क्या है आप लोगों का, नेट प्रॉफिट। क्या है आप लोगों का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे टैक्स को माइनस करना पड़ेगा जो मुझे यहां पर दिया है। एंड इसका रेट क्या गिवन है, आपका जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उसका 50%। कितना है, उसका 50%। तो 72,000 का 50% विल बी 36,000। उसके बाद आपके 1,08,000 का 50% विल बी 54,000। देन इसका 50% विल बी 18,000। देन यहां पर कैलकुलेट करनी है परसेंटेज चेंज। तो 18,000 डिवाइड 36
36,000 मल्टीप्लाई 100 दैट विल बी 50%। बात क्लियर हो रही है या फिर नहीं? अब यहाँ पर मैं इसको क्या लिखने वाली हूँ, लेस इनकम टैक्स। क्या लिखने वाली हूँ, लेस इनकम टैक्स या फिर लेस टैक्स। अब यहाँ पर जो माइनस करने के बाद आपकी फाइनल अमाउंट आएगी दैट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बात क्लियर है या फिर नहीं? इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है, नथिंग एल्स, आपको जस्ट डिडक्ट करना है 72,000 में से 36 गए दैट विल बी 36,000, देन 1,08,000 में से आपके 54,000 गए दैट विल बी 54,000, यहां पर आएंगे आपके 18,000, यहां पर आपकी परसेंटेज आएगी 50%। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों का एक और क्वेश्चन खत्म होता है जहां पर हम लोगों ने हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा। इजी एंड सिंपल सा फॉर्मेट था। यहाँ पर मुझे परसेंटेजेस गिवन थी, इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा, अपनी सेल्स में से सीओजीएस माइनस करो दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पे इनडायरेक्ट टैक्स निकाला, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकाला, उसको माइनस किया, देन माइनस करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आया बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस किया दैट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए अगेन एब्सोल्यूट चेंज के लिए क्या करना होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एंड परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, नथिंग एल्स जस्ट एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय, किसको डिवाइड करना है, यहाँ पर डिवाइडेड में क्या लिखना है, प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 दैट्स इट। इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अच्छे से बनाना आ चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। क्या करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, जब भी आप लोग 2 या 2 से ज्यादा सालों की बैलेंस शीट एक साथ प्रिपेयर करते हो, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सालों की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक ही रिकॉर्ड में मेंटेन करके आप लोग प्रिपेयर करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, दैट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। यहां पर आप लोग क्या कर पाते हैं, इससे क्या फायदा है कि आप कंपैरिजन कर पाते हैं कि मेरे पास इस साल कितनी एसेट है एंड प्रीवियस ईयर कितनी एसेट थी, इस साल मेरी कितनी लायबिलिटीज है एंड प्रीवियस ईयर में मेरी कितनी लायबिलिटीज थी। अगेन ये भी आप लोगों का 5 कॉलम्स का फॉर्मेट है, सेम ही चीजें हैं। डायरेक्टली हम लोग पहुंचेंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर क्योंकि फॉर्मेट अगेन मेरा सेम ही रहने वाला है। जल्दी से क्वेश्चन रीड करेंगे एंड समझेंगे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस तरीके से आपको आपके काम को करने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ उषा केमिकल लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2013 एंड 14 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो मैं अगेन यहाँ पर क्या लिखूंगी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इतनी बात समझ आ रही है, आगे बढ़ेंगे। अब इतना काम करने के बाद मुझे क्या करना है, सेम ही चीज को फॉलो करना। सेम चीज मतलब पहला कॉलम मेरा वो ही रहने वाला है पर्टिकुलर्स का। पहला कॉलम क्या रहेगा आप लोगों का, पर्टिकुलर्स का। देन नेक्स्ट क्या रहेगा आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जल्दी से क्वेश्चन में चेक करते हैं कौन सा आपका 2013। कौन सा है प्रीवियस ईयर, 2013। देन करंट ईयर दैट इज 2014। देन यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमको एब्सोल्यूट चेंज। देन यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारी परसेंटेज चेंज। क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज। बात क्लियर है, सिर्फ आपका पर्टिकुलर्स वाला कॉलम चेंज हो रहा है, बाकी चीजें आपकी सेम ही है। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हालांकि मुझे कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना होता है। कैसे कॉपी पेस्ट करना होता है, ध्यान से समझो। यहां पर मेरा फर्स्ट हेड किस चीज का है, इक्विटी एंड लायबिलिटी का। किसका है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। इतनी बात क्लियर है। अब इसके अंदर फर्स्ट मेरा सब हेड किस चीज का होता है, शेयर होल्डर्स फंड का। किसका होता है, शेयर होल्डर्स फंड का। आप लोग आपके क्वेश्चन में देखो चेक भी कर सकते हो, ये आप मैं जो कर रही हूँ एज इट इज सेम फॉर्मेट ही यूज कर रही हूँ। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर मेरे पास 2 चीजें हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। क्या क्या चीजें हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। मैं उसको यहां पर कर रही हूँ नोट डाउन, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। अब क्या करना है, इनकी अमाउंट्स को पिक करना है एंड इनके रिस्पेक्टिव ईयर के अंदर इसको करना है फिल। अमाउंट है 50 लाख रुपीस एंड 10 लाख रुपीस। देन नेक्स्ट क्या है, 3 लाख एंड 2 लाख। चलते हैं इसको नोट डाउन करने। यहां पर आएगी 50 लाख रुपीस। क्या आएगी आप लोगों की, 50 लाख रुपीस। देन आएगी आपकी 10 लाख रुपीस। यहां पर कितनी है, पहले है आप लोगों की 2 लाख रुपीस, देन है आप लोगों की 3 लाख
रुपीस। इतनी बात समझ आई, हार्ड तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको ये जो यहाँ पर 50 लिखा हुआ है इसको 5 लाख रुपीस कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग 50 लाख, यहाँ पर आई थिंक बाय मिस्टेक प्रिंटेड है, यहाँ पर 5 लाख रुपीस आपकी अमाउंट होनी चाहिए जिसको इन्होंने 50 लाख रुपीस लिखा हुआ है। हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहे हैं विद 5 लाख रुपीस। बात क्लियर है। आगे चलते हैं, बाकी चीजों को करते हैं कंप्लीट। इसके बाद मुझे सेकंड चीज दी है नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर दिया है 12% लोन। क्या दिया है, करंट लाइबिलिटीज क्या दिया है आप लोगों को। सेकंड यहाँ पर आप लोगों को दिया है नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड इसके अंदर आप लोगों को बोला है 12% लोन। क्या बोला है आपको, 12% लोन। अब द थिंग इज इसकी क्या अमाउंट है उसको कर देंगे यहाँ पर फिल। अमाउंट क्या गिवन है आपकी, 5 लाख एंड 8 लाख। क्या गिवन है, 5 लाख एंड 8 लाख। इसको यहाँ पर कर दिया हम लोगों ने नोट डाउन। बात क्लियर है। क्या मैं इसमें अपना कोई माइंड यूज कर रही हूँ, नहीं। क्या कर रही हूँ, फिर एज इट इज पीछे से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। थर्ड चीज है मेरी करंट लाइबिलिटीज 2 लाख एंड 4 लाख। क्या है आपकी, 2 लाख एंड 4 लाख। किस चीज की अमाउंट है, ये आपके करंट लाइबिलिटीज की। इसको कर दिया यहाँ पर नोट डाउन। इतनी बात समझ आ रही है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजों को कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रखा है, टोटल कर रखा है 15 लाख एंड 24 लाख। क्या कर रखा है, 15 लाख एंड 24 लाख। यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है टोटल। बात क्लियर है, ये हो चुका टोटल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर मेरे एसेट वाला हेड स्टार्ट होता है, एंड एसेट के अंदर सबसे पहले दी है नॉन करंट एसेट की फिक्स्ड एसेट। क्या दिए, यहाँ पर मेरा सेकंड हेड स्टार्ट होता है, दैट इज एसेट। एसेट के अंदर मुझे क्या गिवन है, मेरी नॉन करंट एसेट। क्या गिवन है, आप लोग प्लीज पूरा पूरा लिखेंगे, नॉन करंट एसेट। एंड नॉन करंट एसेट के अंदर भी मुझे गिवन है मेरी फिक्स्ड एसेट। क्या गिवन है, मुझे मेरी फिक्स्ड एसेट्स गिवन है। अब द थिंग इज इसकी अमाउंट क्या गिवन है, अमाउंट है यहाँ पर 5 लाख एंड 9 लाख। यहाँ पर मैं अमाउंट नोट डाउन कर देती हूँ, दैट इज 5 लाख एंड 9 लाख। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या चीज गिवन है, फिक्स्ड एसेट के बाद यहां पर है मेरे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू है आपकी 10 लाख एंड 15 लाख। करंट एसेट्स की क्या वैल्यू है आप लोगों की, 10 लाख एंड 15 लाख। अमाउंट को कर देंगे यहां पर नोट डाउन, 10 लाख एंड 15 लाख। किस चीज की है, आपकी करंट एसेट की है। किस चीज की है, ये वैल्यू आपके करंट एसेट की है। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। किस चीज की है, ये आपके करंट एसेट की है। किस चीज की है, करंट एसेट की है। नेक्स्ट काम क्या करना है, अगेन मुझे यहां पर लगाना है इसका टोटल, दैट इज 15 लाख एंड दैट इज 24 लाख। अभी तक मैंने क्या किया, मेरे फॉर्मेट को एज इट इज कॉपी किया। जो पीछे मुझे चीजें दी गई थी इसको एज इट इज यहां पर आकर के लिखा है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा मेरा, दैट विल बी एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। कैसे करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर की अमाउंट क्या है, 10 लाख माइनस 5 लाख विल बी 5 लाख। क्या आएगी अमाउंट, 5 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख विल बी 1 लाख। यहां पर करेंगे 1 लाख नोट डाउन। 8 लाख माइनस 5 लाख विल बी 3 लाख। 3 लाख नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट 4 लाख माइनस 2 लाख विल बी, दैट विल बी 2 लाख। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर 24 लाख माइनस 15 लाख विल बी, दैट विल बी 9 लाख। कितना आएगा यहाँ पर, दैट विल बी 9 लाख। क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है या फिर नहीं। वापस एक बार क्वेश्चन में चलते हैं, अपने अमाउंट्स को देखते हैं। हम लोगों ने एक मिस्टेक की है, यहाँ पर आपका 3 लाख जो है वो प्रीवियस ईयर का है एंड 2 लाख आपका करंट ईयर का है। मैंने इसका उल्टा किया हुआ है, 3 की जगह 2 लिखा हुआ है एंड 2 की जगह 3 लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले करेक्ट करते हैं। ये है आप लोगों का 3 लाख। क्या है ये आप लोगों का 3 लाख एंड ये है आप लोगों का 2 लाख। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगर मैंने ये चेंज किया है तो इससे मेरा एब्सोल्यूट चेंज भी चेंज होगा। कैसे, 2 लाख माइनस 3 लाख विल बी नेगेटिव का 1 लाख। क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव का 1 लाख। आगे बढ़ते हैं, 9 लाख माइनस 5 लाख विल बी 4 लाख। बात क्लियर है इतनी। नेक्स्ट कैलकुलेट करो, 15 लाख माइनस 10 लाख विल बी 5 लाख। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर टोटल लगा लो, टोटल आपका क्या आएगा, 24 लाख माइनस 15 लाख विल बी 9 लाख। कितना आएगा यहाँ पर आपका, 9 लाख। बात समझ आ गई। एब्सोल्यूट चेंज हो चुका है कैलकुलेट। नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है यहाँ पर परसेंटेज चेंज। क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट होती है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय
100 स्टार्ट हो जो कैलकुलेट करना एंड अपनी परसेंटेज को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। यहां पर आएगी 100%, देन नेक्स्ट विल बी 33.33%, वो भी नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि एक फिगर आपकी नेगेटिव की है। इतनी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट विल बी 60%, देन इट विल बी 100%। क्या आएगा यहाँ पर आप लोगों का? इट विल बी 100%। नेक्स्ट विल बी 60%, देन इट विल बी 50%, देन इट विल बी 40%, देन इट विल बी 80% एंड लास्ट इट विल बी 60%। दैट्स इट। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप लोगों को कंपैरेटिव बैलेंस शीट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होगा या फिर कोई भी दिक्कत होगी। क्या करना है? एज इट इज फॉर्मेट को नोट डाउन कर लो, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट कर लो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके, देन आपको परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करना है। कैसे, किस तरीके से करेंगे? आपको एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो आपके दो फॉर्मूले हैं, एक एब्सोल्यूट चेंज का एंड एक परसेंटेज चेंज का, आपकी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इसको स्टार मार्क करके लिख लो कि एग्जाम में बैठने से पहले आप जस्ट ये दो फॉर्मूले को रिवाइज करो, आपका काम खत्म। ये आप लोगों का मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, इजी एंड सिंपल सा चैप्टर है, इससे ज्यादा सिंपल चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोगों ने, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आज हम दो टूल्स पढ़ने वाले हैं। पहला टूल पढ़ चुके हैं, दैट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा टूल पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसका मीनिंग क्या है? ये हमारे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसके अंदर हम लोग एक आइटम को एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ अ कॉमन बेस, यानी कि मैं एक चीज को कंपेयर कर रही हूँ दूसरी चीज के साथ एंड जिस चीज के साथ कंपेयर कर रही हूँ वो मेरा कॉमन बेस है। लाइक क्लास के अंदर एक बच्चा है जो हमेशा से ही होशियार है, बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, तो मैं अब हर बच्चे को उस कॉमन बेस के साथ क्या करती हूँ? कंपेयर। इसी को बोलते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर मैं कॉमन बेस से सभी चीजों को, सभी बाकी एलिमेंट्स को क्या करती हूँ? कंपेयर करती हूँ। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के अंदर हर आइटम को हम लोग परसेंटेज ऑफ सेल्स से शो करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि कॉमन बेस बनाऊं किसको? तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो वहां पर आपका कॉमन बेस होगा परसेंटेज ऑफ सेल्स। क्या होगा? परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स आपका बेस होगा। बेस क्या होगा आपका? इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स आपका कॉमन बेस होगा। क्या होगा? सेल्स आप लोगों का कॉमन बेस होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर आपका कॉमन बेस क्या रहने वाला है? टोटल एसेट्स या फिर टोटल लाइबिलिटी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स आपका कॉमन बेस है एंड आपकी जो बैलेंस शीट होगी कॉमन साइज वाली, उसके अंदर टोटल एसेट्स या फिर टोटल लाइबिलिटीज आपका बेस रहने वाली है। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। सिंपल वर्ड्स में आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है। यहाँ पर हम लोग रिलेटिव इंपॉर्टेंस बताते हैं किसी भी चीज की किसी दूसरी चीज के साथ जो हमारा एक कॉमन बेस है। मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अब बात करेंगे पर्पस की कि हम लोग ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है ये क्यों बनाते हैं। तो पहला जो रीजन है, जो पर्पस है, वो यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हम लोग चेंजेस को प्रेजेंट करना चाहते हैं इन रिलेशन टू टोटल एसेट। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी चीज इसके कंपैरिजन में इतनी इंक्रीज हुई है या फिर इसके कंपैरिजन में इतनी डिक्रीज हुई है। सेम ही चीज मैं क्या करना चाहती हूँ, अगर मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ तो मैं एसेट या लाइबिलिटीज के साथ कंपेयर करूंगी, मैं इनकम स्टेटमेंट बना रही हूँ तो मैं मेरी सेल्स के साथ कंपेयर करूंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाता है? एक कॉमन बेस। क्या प्रोवाइड किया जाता है? एक कॉमन बेस। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को कि कॉमन साइज जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके दो होते हैं। वो ही सेम चीज, एक आपकी बैलेंस शीट, एक आपका इनकम स्टेटमेंट। क्या चीज पढ़ाई है मैंने यहाँ पर? आपके जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो होते थे, इनकम भी एंड बैलेंस शीट भी, वैसे ही कॉमन साइज स्टेटमेंट भी दो ही है, इनकम स्टेटमेंट भी एंड बैलेंस शीट भी। यहां पर स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। फॉर्मेट थोड़ा सा सेम है, थोड़ा सा चेंज है, अभी समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का आइडिया लेंगे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा। यहां पर आपका क्वेश्चन है, द इनकम स्टेटमेंट ऑफ शिवानी लिमिटेड आर गिवन फॉर द ईयर्स 2013-14 एंड 14-15, कन्वर्ट दिस इनटू कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। आपको बोला है कि ये जो इनकम स्टेटमेंट आपको दिया गया है इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है?
है आपके कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में। किस में कन्वर्ट करना है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में। तो सबसे पहला काम नेम शीट लगा दो। क्या करना है? नेम शीट लगा दो। यहां पर लिख दो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्या लिख दो यहां पर? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। बात क्लियर है? अब द थिंग इज फॉर्मेट कैसा बनाना है? इजी है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का ही रहने वाला है। पहला कॉलम क्या रहने वाला है आपका? पर्टिकुलर्स का ही रहने वाला है। आगे की चीजें अभी समझाऊंगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मुझे पीछे से ये जो मेरा फॉर्मेट है इसको एज इट इज कॉपी करना है। क्या करना है? एज इट इज कॉपी करना है। अब आई नो आप लोग साथ साथ फॉर्मेट बना रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट ही बता देती हूँ। अब आपके 2 ईयर्स यहाँ पर गिवन है। कौन कौन से? एक 2013 एंड 14 एंड एक 14 एंड 15। 2 ईयर्स यहाँ पर आप लोगों के गिवन है। कौन कौन से? 2013 एंड 14, 2014 एंड 15। अब आप लोग सोचेंगे ये मैंने क्या किया, सेंटर में क्यों लिखा, ये क्या बात बनी? ये तो ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। सेम ही चीज यहाँ किया। तो मैंने क्या कहा कि आपका जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो भी 5 कॉलम्स का ही बनेगा। कितने कॉलम्स का बनेगा? 5 कॉलम्स का ही बनेगा। पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का है, देन अपने 2 कॉलम प्रीवियस ईयर को दे दो एंड 2 कॉलम करंट ईयर को दे दो। बात क्लियर है? 2 कॉलम किसको दे दो? प्रीवियस ईयर को। 2 कॉलम दे दो करंट ईयर को। अब यहाँ पर मुझे क्या क्या लिखना है? सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी मेरी अमाउंट। बात क्लियर है? क्या लिखूंगी? अमाउंट। देन यहाँ लिखेंगे परसेंटेज। यहाँ लिखेंगे अमाउंट, देन यहाँ लिखेंगे परसेंटेज। बात क्लियर हो रही है? अब इतना फटाफट से अपना फॉर्मेट रेडी कर लो। पर्टिकुलर्स, देन 2 कॉलम प्रीवियस ईयर के, देन 2 कॉलम करंट ईयर के। पहला कॉलम अमाउंट का, देन परसेंटेज का, देन अमाउंट का, देन परसेंटेज का। इतना काम हो गया। अब मैं आपको 2 मिनट के पॉज के बाद मिलने वाली हूँ। रेस्ट ले लो, रिलैक्स कर लो, या फिर आप भी मेरे वाला ही काम कर लो। क्या करने वाली हूँ, पीछे से क्वेश्चन में से अपने फॉर्मेट को एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो पीछे मुझे फॉर्मेट गिवन है मुझे एज इट इज उठा करके आगे ले जाना है एंड अपने अमाउंट के कॉलम में अमाउंट्स को फिल करना है। बात क्लियर हो रही है? अब मिलती हूँ मैं आप लोगों को ये फॉर्मेट फिल करने के बाद। यहाँ पर फॉर्मेट मेरा हो चुका है फिल। मैंने क्या किया, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में पीछे से एज इट इज चीजों को उठा करके कर दिया फिल। अब द थिंग इज अमाउंट मुझे कैसे नोट डाउन करती थी, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। यहाँ पर आपके देखो अमाउंट्स इस तरीके से नोट डाउन है। मैंने वहां जाकर कुछ अलग नहीं किया, एज इट इज इसी को नोट डाउन किया। कोई अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाया। जो चीज जहां जैसे लिखी थी वो चीज वहां पर वैसे ही मैंने लिखी है। सिर्फ जिस ईयर की अमाउंट है वो मैंने उसी रेस्पेक्टिव ईयर के आगे लिखी है। ये रहा मेरा ईयर प्रीवियस वाला एंड ये रहा मेरा करंट ईयर वाले की अमाउंट। मैंने अमाउंट के कॉलम में हर उस ईयर की अमाउंट फिल की है। यहां तक काम था मेरे कॉपी पेस्ट करने का। क्या काम था मेरा? कॉपी पेस्ट करने का काम था। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, परसेंटेज को कैलकुलेट। क्या करना है? परसेंटेज को कैलकुलेट। अब परसेंटेज को कैलकुलेट करने का मैं अगर आपको तरीका बताऊं बहुत सिंपल सा, तो यहां पर आपको क्या समझ आएगा, देखो ध्यान से सुनना। परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है, आपको जिसकी भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उसको रखेंगे आप ऊपर। क्या करना है? जिसकी भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उसको तो रखेंगे ऊपर एंड डिवाइड में हमेशा अपनी नेट सेल्स को रखेंगे। डिवाइड में किसको रखेंगे? आप लोग हमेशा नेट सेल्स को डिवाइड में रखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है। सेम यही चीज प्रीवियस ईयर के साथ करनी है। प्रीवियस ईयर की परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस ईयर की सेल्स को डिवाइड में रखो। करंट ईयर की परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर की सेल्स को डिवाइड में रखो। सिंपल सा तरीका है। मैं आपको पहली चीज अगर करके दिखाऊं तो मुझे यहां पर क्या कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज। तो किस तरीके से, अब मुझे इसकी परसेंटेज चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 4,20,000 डिवाइड सेल्स चाहिए मुझे, सेल्स भी मेरी यही है। 4,20,000 डिवाइड 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी 100%। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्या करना है, इसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3,80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स कितनी है, 4,20,000 की। तो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, 3,80,000 डिवाइड बाय 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे आपकी परसेंटेज एंड उस परसेंटेज को कर देंगे आप लोग यहां पर नोट डाउन। बात क्लियर है? परसेंटेज कितनी आ रही है यहां पर आप लोगों की, 90.48%। बात क्लियर है? अब यही चीज मुझे फॉलो करनी है। इस 40,000 की मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे, 40
20,000 divide by 4,20,000 multiply by 100. That will be 9.52%. That will be 9.52%. अब नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है इसकी परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 divide by 4,20,000 multiply by 100. It will be 2.38%. कितना आएगा? 2.38%. सेम तरीके से आपको करनी है इसकी परसेंटेज, इसको नोट डाउन। मैं यहाँ पर मेरी परसेंटेज लिख रही हूँ, आपको इसके साथ करना है क्रॉस चेक। क्या करना है? क्रॉस चेक। इससे आपको और कुछ नहीं करना, जस्ट आपके कैलकुलेटर पर आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की। स्टार्ट करेंगे परसेंटेज को नोट डाउन करना एंड अपने फॉर्मेट को करते हैं फिर। 1.19, then 3.57%, 5.95%, 1.19%, 7.14%, 0.48% and next will be 6.66%. I hope यहाँ पर ये काम आप लोग कर चुके हैं, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्या करना है? मुझे सेम ही चीज मेरे करंट ईयर के साथ करना है। कैसे? जब भी मुझे कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मुझे इसको किस पे रखना है? हमेशा डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि ये मेरी सेल्स है। अब मैं जिस भी अमाउंट की परसेंट कैलकुलेट करना चाहती हूँ, डिवाइड में हमेशा ये ही रहेगा, मल्टीप्लाई में हमेशा 100 रहेगा। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करना, इट विल बी 100%। अब मैं यहाँ पर बार बार परसेंट का साइन नहीं लगाऊंगी क्योंकि परसेंट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगाया है। मैं जस्ट यहाँ पर नंबरिंग नोट डाउन करूंगी। दैट विल मीन कि ये सभी चीजें क्या है? मेरी परसेंटेज के अंदर है। 86.67, 13.33, 2.67, 1.11, 3.78, 9.56, 1.11, 10.67, 0.67, then last will be 10%. ये है आप लोगों की परसेंटेजेस। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेशंस को मेरे साथ साथ किया है, चीजों को बहुत अच्छे से समझा है एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई भी डाउट है। इजी एंड सिंपल सी चीजें। बस ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि आपको सेल्स को हमेशा डिवाइड में रखना है। क्या करना है? सेल्स को हमेशा डिवाइड में रखना है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको आपका फॉर्मेट खुद से रेडी करना है। ये आपको एक ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है कि इसका ऑफ समिट लिमिटेड गिवन इन कन्वेंशनल फॉर्म यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इससे आपको एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। क्या करना है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पर लिखेंगे कॉमन साइज, क्या लिखेंगे? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। बात क्लियर है? अब यहाँ पर पहला कॉलम है मेरे पर्टिकुलर्स का, देन मेरे ईयर का एंड देन मेरी परसेंटेज का। अब क्योंकि यहाँ पर 2 साल नहीं गिवन है, सिर्फ एक ही साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसीलिए मैं एक ही साल का प्रिपेयर करने वाली हूँ मेरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। बात क्लियर है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो मेरी जो इनकम होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरा जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है मेरी सेल से। किससे स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है मेरी सेल से। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अपने फॉर्मेट को रेडी करना। क्या आप लोगों को यहाँ पर सेल्स नजर आ रही है? यस और नो? यस, ये रही मेरी सेल्स। मैं जाकर लिख दूंगी वहां पर सेल्स को, दैट इज 2 लाख। कितनी अमाउंट आएगी? 2 लाख। ये है मेरी अमाउंट। अब क्या आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। कैसे? जिस भी चीज की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, डिवाइड में हमेशा सेल्स आएगा। कॉमन साइज में क्या होगा? जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, डिवाइड में हमेशा सेल्स आएगा। तो यहां पर मेरी परसेंटेज कितनी आएगी? 100%। अब उसके बाद क्या करना होता है? मुझे इसमें देखना है क्या मेरी कोई अदर इनकम है? नहीं, यहां पर मेरी कोई अदर इनकम नहीं है। तो अब मैं क्या स्टार्ट करूंगी? अपने खर्चों को माइनस करना। क्या करना स्टार्ट करूंगी? अपने खर्चों को माइनस करना स्टार्ट करेंगे। यहां पर लिखूंगी मैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लिखूंगी? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बात क्लियर है? क्या लिखेंगे? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब द थिंग इज हम लोगों को कैलकुलेट करनी है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड हम लोगों को हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला पता है। क्या पता है हमें? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों का? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये डिडक्ट करने से हम लोगों के पास क्या आता है? हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहाँ पर क्या हम लोगों को नेट सेल्स की अमाउंट गिवन है? यस। कितनी अमाउंट है मेरी? 2 लाख। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 लाख। अब क्या यहाँ पर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है? यस। अमाउंट कितनी है? 1,17,000
डिडक्ट कर देंगे एंड यहाँ पर मेरी अमाउंट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। किसकी अमाउंट आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स sold and the amount will be 83,000 rupees। कितनी अमाउंट आएगी? 83,000 rupees। अब इसके लिए जब भी आपको आपका इस तरीके से फॉर्मेट रेडी करना है तो सबसे पहले आप लोगों को आपकी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होना जरूरी है। मुझे फॉर्मेट पता था, इसीलिए मैंने क्या किया, अपनी सेल्स को ऊपर रख के मेरे माइंड में तुरंत आएगा कि यहाँ पर मुझे मेरी COGS को माइनस करना है। क्या करना है? COGS को माइनस करना है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, मुझे COGS कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कॉस्ट को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, फॉर्मूला नहीं भी आता तब भी हम लोगों को आना चाहिए। कैसे? कि मैंने टोटल कितनी सेल्स की है, जितनी भी सेल्स हुई है वो मेरी इनकम है एंड उसमें से यहाँ पर कितना प्रॉफिट अर्न किया है इसको कर देंगे माइनस। देन आप लोगों की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ जाएगी, दैट इज 83,000 रुपीज। कितनी है? 83,000 रुपीज। इसको आकर के कर दिया यहाँ पर हम लोगों ने नोट डाउन। बात क्लियर है? अब क्या आप लोग इसकी परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ एंड परसेंटेज को कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। कैसे करेंगे? 83,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 एंड योर परसेंटेज विल बी 41.50। परसेंटेज कितनी आएगी आपकी? 41.50। यहां तक आपका थोड़ा सा काम खत्म हो चुका है। अब नेट सेल्स में से COGS को माइनस करके आप लोगों का क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है यहाँ पर आप लोगों का? दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से। किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से। कैसे कैलकुलेट करना है? 2 लाख माइनस 83,000 दैट विल बी 1,17,000। कितना आएगा आप लोगों का? 1,17,000। अब क्या मैं इजीली इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस। किस तरीके से? 1,17,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने डिवाइड 2 लाख से क्यों किया? क्योंकि अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोग जब कभी भी आपके कॉमन साइज के अंदर आपका इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वहां पर हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर हमारी सेल्स को नोट डाउन करते हैं एंड यहाँ पर सेल्स कितनी है मेरी? 2 लाख रुपीस की। तो यहाँ पर परसेंटेज कितनी आएगी मेरी? 58.50। कितनी परसेंट आएगी? 58.50। अब इसमें से मुझे क्या करना है? मेरे बाकी के अदर एक्सपेंसेस को माइनस करना है। क्या करना है? यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस को करना है माइनस। मैंने नोट डाउन कर दिया अदर एक्सपेंसेस। अब ये अदर एक्सपेंसेस मुझे कहां से मिलने वाले हैं? मेरे ये जो दूसरा मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इससे मुझे मेरे हर एक अदर एक्सपेंसेस मिलने वाले हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको 3 तरीके के एक्सपेंसेस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों ही एक्सपेंसेस को यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। कौन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहां पर नोट डाउन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, देन है आप लोगों के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड लास्ट है आप लोगों के सेलिंग एक्सपेंसेस। तीनों टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हम लोगों ने यहां पर किए नोट डाउन। अब नेक्स्ट काम क्या है? इनकी अमाउंट्स को करना है फिल। अमाउंट क्या है? 5,000, 1,000 एंड 11,000। नोट डाउन करते हैं 5,000, 1,000 एंड 11,000। यहां पर हो चुके हैं हमारी अमाउंट्स नोट डाउन। अब क्या यहाँ पर हम लोग इजीली हमारे टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। कैसे? 11,000 प्लस 1,000 विल बी 12,000 एंड प्लस 5,000 विल बी 17,000। टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए आप लोगों के? 17,000। इस 17,000 को हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैसे लिखेंगे? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये चीजें मैं इस तरीके से कैसे नोट डाउन कर पा रही हूँ? क्योंकि मुझे मेरी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अच्छे से आता है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझा था। अब इसको मैं डिनोट कर रही हूँ मेरे बी से। किससे डिनोट कर रही हूँ? बी से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। यस। किस तरीके से? जिसकी भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उसके डिवाइड में सेल्स को रख लो, आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। लाइक अब मुझे इसकी परसेंट अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? 5,000 डिवाइड बाय मेरी सेल्स की अमाउंट दैट इज 2 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे करेंगे? 5,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी 2.50, नेक्स्ट विल बी 0.50 एंड लास्ट विल बी 5.50। अब अगर इसका सम अप करना है तो यहां पर आप लोगों की क्या टोटल परसेंट आएगी? दैट विल बी 8.50। कितनी आएगी? 8.50। किस तरीके से किया ध्यान से समझ आए? या तो आप सम अप कर लो, अदरवाइज आप इस 17,000 के टोटल में क्या करो? 2 लाख रुपीस लिख दो एंड आपकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर। अब यहाँ पर मेरे पास मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है एंड
मेरे पास मेरे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। मैं क्या यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस, यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेट प्रॉफिट। किस तरीके से कैलकुलेट होगा? हम लोग a माइनस बी कर देंगे तो मेरा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर लो, उससे आ जाएगी मेरे नेट प्रॉफिट की अमाउंट। एंड अमाउंट इज 1 लाख। अमाउंट कितनी आ रही है आपकी? 1 लाख रुपीज। एंड परसेंटेज आएगी आप लोगों की 50%। दैट्स इट। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट नहीं था। सबसे मेन चीज जो थी इसके अंदर वो थी आप लोगों का फॉर्मेट लर्न होना, जो हम लोगों ने इन डिटेल प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है। अगर अभी तक वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिलने वाला है। लिंक को टैप करके सबसे पहले आप लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट नहीं था। सबसे पहले मैंने मेरे फॉर्मेट को फ्रेम किया, उसके अमाउंट्स को यहाँ पर फिल किया, देन उसके परसेंटेजेस को कैलकुलेट किया। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपकी ग्रिप आपके कैलकुलेटर पर होनी चाहिए। एंड आपको हमेशा जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, जिस भी अमाउंट की कैलकुलेट करेंगे उसके डिवाइड में आपको सेल्स की अमाउंट रखनी है। कौन सी सेल्स? नेट सेल्स। उसको डिवाइड में रखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो ही आप लोगों की परसेंटेज है। बात क्लियर है? जो भी वहां पर आप लोगों की फिगर आएगी वो आपको आपके परसेंटेज वाले कॉलम के अंदर फिल करनी है। अब नेक्स्ट आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आपके कॉमन साइज बैलेंस शीट का। किसका क्वेश्चन दिख रहा है? कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना। दो यहाँ पर आपको ईयर का बैलेंस गिवन है, 2 ईयर का नहीं, सिंगल ईयर का आपको बैलेंस गिवन है, दैट इज 31 मार्च 2015। एंड क्वेश्चन आपको कहा है आपको यहाँ पर कॉमन साइज बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। इजी एंड सिंपल सी चीज है। आपको इस फॉर्मेट को एज इट इज आगे ले जाकर के नोट डाउन करना है। उसके बाद वहां पर आप लोगों को क्या कैलकुलेट करनी है? उसकी परसेंटेज। क्या कैलकुलेट करेंगे? उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेट करनी है इसकी परसेंटेज। सिंपल एंड इजी सा मेथड है। इस फॉर्मेट को एज इट इज आपको आगे लेकर जाना है। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम ही है। अब क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है तो अब मैं मेरे 2-2 कॉलम ना बना करके सिंगल 2 का पेयर बनाऊंगी। फॉर्मेट क्या रहेगा? मेरा पहला यहाँ पर कॉलम होगा दैट विल बी ऑफ पर्टिकुलर्स। पहला कॉलम होगा मेरे पर्टिकुलर्स का। देन यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ मेरी अमाउंट एंड लास्ट कॉलम के अंदर मैं लिखने वाली हूँ मेरी परसेंटेज। अब पर्टिकुलर्स के अंदर आप लोग हर एक पर्टिकुलर की चीज यानी कि आपके फॉर्मेट को एज इट इज नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अमाउंट वाले कॉलम के अंदर आप लोगों को इन अमाउंट्स का यूज करना है जो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। ये जो आपको आउटर कॉलम के अंदर अमाउंट गिवन है दैट इज इसका टोटल, वो इसके टोटल्स हैं। आप लोगों को इन डिटेल्ड अमाउंट को यूज करना है एंड इस अमाउंट को वहां पर फिल करना है। अमाउंट लिखने के बाद आप लोगों को करनी है कैलकुलेट परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है वो है इसके अंदर मेन चीज। यहां पर परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका टोटल यूज करना है। जब भी आप यहां पर किसी की परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आपको लायबिलिटीज का टोटल पिक करना है। जब भी आप एसेट वाले किसी भी कॉलम के अंदर इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको एसेट का टोटल पिक करना है। बात क्लियर है? अगर आप लायबिलिटीज के कॉलम में किसी की भी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो टोटल किसका पिक करोगे? लायबिलिटी का। जब भी एसेट के किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो टोटल किसका पिक करोगे? आपकी एसेट का। दैट्स इट। जैसे हम लोग हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमेशा डिवाइड में हमारी सेल्स रखते थे, वैसे यहां पर मुझे लायबिलिटी को एंड मेरी एसेट को रखना है, वो भी टोटल। कोई भी यहां से अगर मुझे इस 40,000 का परसेंटेज निकालनी है तो मैं 40,000 लिख करके डिवाइड में क्या लिखूंगी? मेरी जो लायबिलिटीज का टोटल है वो दैट इज 3,50,000। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। दैट्स इट। ये आप लोगों का तरीका रहने वाला है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। एंड दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे एंड आप लोगों की क्या परसेंटेजेस आ रही है, आप लोग यहाँ पर जो टोटल की परसेंटेज आएगी मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि वहां पर मैं आप लोगों को बता पाऊं कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक तरीके से किया है या फिर नहीं। आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो भी चीजें सीखी है, यहाँ पर हम लोगों ने बात की हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के
के टूल्स एंड टेक्निक्स की, जिसमें से 2 टूल्स हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, दैट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों ही चीजों की बात की है। आई होप ये सभी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊं एंड आपकी हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो को कवर नहीं किया है, आपकी कंपनी के बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को बनाना नहीं सीखा है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप प्रीवियस वीडियो को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड साथ ही आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।